बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास ये पार्ट 4 है बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन है, कहता है कि टू रेजिस्टेंस आर एल एंड आर आई आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स वेयर आर एल ग्रेटर देन आर आई द लार्जेस्ट ड्रॉप विल बी क्रॉस। तो ये कहता है कि दो रेजिस्टेंस हैं, एक का नाम है आर एल और दूसरा आर आई है, वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो कहता है कि जो आर एल है वो आर आई से बड़ा है, तो किस में से सबसे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो ऐसा है कि जो ये ला है, जब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। तो इसमें आर एल बड़ा है, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप आर एल में ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ए क्लोज स्विच हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ, एक क्लोज स्विच है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो जब एक क्लोज स्विच होता है, जैसे ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास बल्ब है, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे पावर दे रहे हैं, तो ये एक क्लोज स्विच है। ठीक है, क्लोज स्विच की रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो होती है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा सर्किट है, वो ओपन सर्किट है, जैसे ये है, ये लैंप है और यहाँ से ये ओपन है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई जा रही है, तो ये ओपन सर्किट है, इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, मतलब लामहदूद होती है। तो इसका ऑप्शन होगा जी ए करेक्ट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट is higher than its cool resistance become because the temperature coefficient of the filament is। तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ए ज़ीरो है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव और डी अबाउट 2 ओम पर डिग्री। तो इसका कहने का मकसद है कि एक हॉट रेजिस्टेंस है बल्ब फिलामेंट के, वो हायर देन द कूल रेजिस्टेंस। तो ये कहता है कि ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसकी जो गर्म है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उन दूसरे मुकाबले में, ठंडे रेजिस्टेंस के मुकाबले में। तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी पॉजिटिव होता है। ये लॉ ऑफ कोफिशिएंट है, जब किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, बढ़ता है तो समझो पॉजिटिव होता है। जब किसी इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंसुलेशन ऑन ए करंट क्राइंग कंडक्टर इज प्रोवाइड। तो इसका मकसद है, एक आपके पास कंडक्टर है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर कहते हैं कि इंसुलेशन हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब रबड़ की या कोई भी इंसुलेटर मटेरियल होता है, ये ऊपर जो इंसुलेशन होती है इसका क्या मकसद होता है। तो इसका दो मेन मकसद हैं, एक तो होता है लीकेज करंट से, जो है ना, लीकेज जो करंट होता है उसको महदूद कम करने के लिए, और नंबर दूसरा पे शॉक जो झटका लगता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए पे कहता है टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द करंट, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट शॉक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बचाता है, शॉक से भी बचाता है, ये जो इंसुलेशन ऊपर कंडक्टर के ऊपर होती है, और ये लीकेज करंट्स को भी कम करती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन। तो इसका मकसद है कि जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है इंसुलेशन की, ये हमारे पास कंडक्टर है, ये इसके पास इंसुलेशन की ये जितनी बड़ी मोटाई होती है, तो ये इसका तो इसकी मोटाई बढ़ने से क्या होता है, मतलब इसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसके आगे ऑप्शन हम देखते हैं, कितने नंबर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर
ऑप्शन डी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ऑप्शन सी बी एंड सी, ऑप्शन डी। तो ये जो थिकनेस जितनी ज़्यादा बढ़ती है ना, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज आता करे, ये ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वोल्टेज पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ ए सीरीज सर्किट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सेम होती है और करंट डिवाइड यानी तकसीम होती है। जो सीरीज सर्किट होता है उसमें वोल्टेज डिवाइड यानी तकसीम होती है और करंट जो होती है वो सेम होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन द सेम इन पार्ट ऑफ सीरीज, सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है, सीरीज सर्किट में करंट हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रूम हीटर। इफ नाउ 40 वाट बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय 100 वाट बल्ब, द हीटर आउटपुट विल बी। तो इसका मकसद ये है, यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास एक हीटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हीटर है जी, ये हमारे पास हीटर है। इसके साथ हमारे पास पहले हमने लगाया था जी 40 वाट का बल्ब लगाया था, 40 वाट का, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया जी, 40 वाट का बल्ब लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, 40 वाट के बल्ब को रिमूव करके यहाँ पे हमने 100 वाट का लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी 100 वाट, यहाँ पे हम लिखते हैं जी 100 वाट। दोबारा हम सर्किट बनाते हैं। ये हमारे पास हीटर है, ये हीटर है हमारे पास, इसके साथ ये बल्ब है, ये प्लस और ये माइनस। ये फिर हमने 100 वाट का बल्ब लगा दिया। तो कहता है कि हीटर की आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे मतलब हीटर आउटपुट क्या होगी, आउटपुट मतलब पहले ज़्यादा ग्लो करेगा, 100 वाट बल्ब लगाने से ज़्यादा ग्लो करेगा या 40 वाट बल्ब लगाने से ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है जी, हमारे पास P बराबर होता है V²/R, ठीक है। पावर, जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, पावर कम होती है, ठीक हो गया। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे 40 वाट बल्ब था तो क्या थी, पावर कम थी, ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, तो इसलिए क्या होगा, 40 वाट पावर जब कम थी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, तो ये हीटर क्या कम ग्लो करता था। जब हमने 100 वाट का बल्ब लगाया तो क्या हुआ, हमारी रेजिस्टेंस कम होगी, पावर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि पावर जो होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस जब बढ़ती है तो पावर कम होती है, पावर जब बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होती है। जब हमने 40 वाट बल्ब हटा के 100 वाट का बल्ब लगाया तो क्या हुआ, हमारी पावर बढ़ी, पावर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए ये हीटर ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ये हीटर ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे इसने। ऑप्शन ए पे इसने बोला कि द हीटर आउटपुट डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी या सेम रहेगी, तो ये होगी ऑप्शन बी, इसकी पावर बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इन ऑन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉयल इन 10 मिनट, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द बॉयलर इन 15 मिनट यूजिंग सेम सप्लाई मीन। तो कहता है कि हमने एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल है, ये इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक, इसमें पानी है जी, ठीक है, ये बॉयल हो रहा है, नीचे
कोई हीटर है, ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे इसको हीटर लगाया है, ठीक है, इधर से इसको प्लस माइनस दिया हुआ। कहते हैं कि ये बॉयल पानी जो बॉयल हो रहा है ये कहते हैं 10 मिनट में हो रहा है। अब कहता है कि हमने पानी को बॉयल करना है 15 मिनट में, मतलब 5 मिनट ज़्यादा लगे, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस तरह करेंगे, जो ये हीटर का एलिमेंट है इसको कम कर देंगे, मतलब रिड्यूस जब कम करेंगे तो क्या होगा, इसकी हीट कम हो जाएगी, ठीक है। इसको हम मतलब पहले इसकी लेंथ जो थी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लेंथ इतनी बड़ी थी, ठीक है, अब हम इसकी लेंथ इतनी कर देंगे, छोटी लेंथ कम कर देंगे, तो क्या होगा, लेंथ कम करने से इस हीटर की आउटपुट कम होगी, हीटिंग कम होगी, हीटिंग कम होने से तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें इसने पहले पे दिया है कि लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज, बी पे लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज। तो ऑप्शन सी लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द हीटिंग ऑफ वाटर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमने डिक्रीज़ करनी थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ए लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज। अगला क्वेश्चन, ऑन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम। ये जो हमारा पास बल्ब होता है, ये बल्ब होता है, आपने देखा इसके अंदर एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि फिल्म बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम, ये किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है, एसी पे काम करता है, या बैटरी पे काम करता है, या सब पे काम करता है। तो ये सब पे फिलामेंट बल्ब जो होता है वो सब पे काम करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी पास करता है किसी सर्किट में से, तो कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट कब आता है, जब करंट किसी इंडक्टर में से या मोटर में से गुजरती है। मोटर में ये देख कॉइल होती है, इसमें से जब करंट गुजरती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, फाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसे कहते हैं। दो पे कहते हैं लेमिनस इफेक्ट। लेमिनस फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास एक बल्ब है, जब बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो क्या पैदा होती है, रोशनी, लेमिनस पैदा होती है, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हीटर है हमारे पास, हीटर, ठीक है, हीटर, इसमें से जब करंट गुजरती है तो थर्मल इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर, हरारत पैदा होती है, ठीक है। नंबर 4 ऑप्शन है केमिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल केमिकल इफेक्ट है जब किसी मतलब बैटरी में से, ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी के अंदर केमिकल है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस है। तो जब बैटरी में से करंट गुजरती है तो को केमिकल इफेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ई मतलब ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन ई करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑलवेज डिक्रीज। कहते हैं एक मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस हमेशा कम होती है, किस वजह से होती है। ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज डिक्रीज, जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर कम करते हैं तो इस वजह से कम होती है उसकी रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी पे टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज, जब किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी मटेरियल का उस वजह से। नंबर सी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम मोर, हाँ ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसकी अगर टेम्परेचर कम करने के लिए ना, इसमें अगर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बढ़ा दिए जाएँ तो क्या हो जाएगा, इसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम हो सकती है। तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है, ठीक हो गया, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज़ टू बी हाई व्हाट शुड बी लो। एफिशिएंसी जब हाई होती है तो क्या चीज़ लो होती है। तो एफिशिएंसी हमारे का फार्मूला एफिशिएंसी का ये सिंबल, एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है।
तो फॉर एग्जांपल मशीन की को आउटपुट बटे इनपुट, तो लॉसेस मिनिमाइज करने से तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं है, इसकी मशीन की एफिशिएंसी है जी आउटपुट आउटपुट 200 है, इनपुट भी 200 है, तो मतलब ज़ीरो इसकी एफिशिएंसी कम जो हो जाएगी तो ज़ीरो, तो जितनी कम से कम एफिशिएंसी होगी ना मशीन की, उतनी ही मशीन मतलब उसकी सही होगी, मतलब एफिशिएंसी उसकी। तो मशीन में लॉसेस अगर ना हो तो मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे मुमकिन नहीं है, लॉसेस तो होते हैं, लेकिन ये एक आइडियल मशीन वो होती है जिसमें लॉसेस कम से कम हो। जैसे एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट बटे इनपुट। फॉर एग्जांपल आउटपुट इसकी 150 है और इनपुट हमारे पास हमने 200 इनपुट दी हुई है, तो 50 लॉसेस होते हैं। ठीक है, 50 मशीन में क्या हो गए, लॉसेस हो गए, तो इसलिए इसकी आउटपुट कम हो गई। तो लॉसेस कम से कम करने से तो इसकी क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बी में लॉसेस है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज ड्यू टू। कहते हैं अगर एक मेटालिक कोई मेटल है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब गुजारते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये किस वजह से होता है। ऑप्शन ए कोलिजन बिटवीन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी द रिलीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरेंट एटम, ऑप्शन सी मेटल कोलिजन बिटवीन मेटल एटम, ऑप्शन सी म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं आपको एक समझाता हूँ। हमारे पास ये एक मेटल है, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, कंडक्टर का इतना सामने टुकड़ा ले लिया। ठीक है, जब इसको हम यहाँ से सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, प्लस माइनस के साथ हम जोड़ते हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स होते हैं। तो एटम के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के दूसरे एटम में जाते हैं, इस से निकल दूसरे, तो ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते तो यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे टकराने की वजह से इसमें टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या किस वजह से बढ़ता है, तो कोलिजन की वजह से, मैंने अभी आपको बताया आपस में टकराने की वजह से बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ए करेक्ट है, कोलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड एटम। ठीक हो गया, ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और एटम आपस में जब टकराते हैं ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 टकराते हैं तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू बल्ब्स 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वाट विल हैव रेजिस्टेंस रेशो। हाँ, रेजिस्टेंस रेशो निकालनी है यहाँ पे। कहते हैं एक बल्ब हमारे पास 500 वाट है और दूसरा बल्ब 200 वाट है, और इनको सप्लाई वोल्टेज हम देते हैं 250 वोल्ट। तो जो रेजिस्टेंस की रेशो निकालनी है। ठीक हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे निकालना है R1/R2 रेशो का, ये फार्मूला है R1/R2। R1 हमारे पास कहते हैं 500 वाट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है पावर का, तो R1 बराबर होता है V²/P। ठीक है, R1, और यहाँ पे भी V²/PR2। ठीक हो गया, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो अभी हम V² हमारे पास है जी 250। ठीक है, R1 250 ज़रबे 250
बटे हम करेंगे जी तकसीम एक करेंगे, हमारे पास R1 है 500 और यहाँ पे फिर हम करेंगे जी 250 तकसीम एक करेंगे जी 200। ठीक हो गया, ये R1 बटे R2 बराबर है। ठीक हो गया, ऐसे करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे एक इस पेज पे करता हूँ ताकि सही समझ आए आपको। हमारे पास R1 और R2 बराबर है, फार्मूला हमारे पास है जी V² P बटे V² बटे P। ये R2 है, ये R1 का फार्मूला है, ये R2 का फार्मूला है। तो अभी इनमें हम क्या पुटअप करेंगे, इनकी कीमत पुटअप करेंगे। जैसे R1 बटे R2 बराबर है V² 250 ज़रबे 250 तकसीम ये P जो है 500 है बटे 250 ज़रब 250 बटे 200। ठीक है, अभी ये जो 200 है 200 ये ऊपर चला जाएगा और ये 500 ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास फार्मूला अभी कैसे बनेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारे पास R1 बटे R2 बराबर है 250 ज़रबे 250 ज़रबे 200 ऊपर चला गया, यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ पे 250 ज़रबे 250 ज़रबे वो 500 ऊपर से नीचे आएगा 500 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये फार्मूला बन जाएगा। अभी 250 से कट किया, 250 से कट गया, ये दो जो ज़ीरो हैं ये 500 के 2 ज़ीरो ये इससे कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा R1 बटे R2 ओवर आ जाएगा 2/5 आ जाएगी, मतलब 2:5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने याद करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये फार्मूला याद करना है। पावर का जो फार्मूला V² बटे R, तो R इधर चला गया, ये बराबर V² बटे P, ये R1 हो गया। अभी R2 का फार्मूला भी ऐसे R1 और R2 बराबर है V² बटे P, ये फार्मूला आपने याद करना। और इसमें जब आप पुटअप करेंगे इनकी जो कीमत पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2:5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर ठीक है, तो आंसर C यहाँ पे करेक्ट है। 2:5 आंसर C में है, ऑप्शन C करेक्ट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है। अगला हमारे पास कौन है, ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज चार्ज बिकॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक गिलास है उसको कपड़े के साथ जब रगड़ते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए पे कहते हैं ये प्रोटॉन लेता है, ऑप्शन बी पे कहते हैं इट्स एटम आर रिमूव, इसका एटम जो है ना इससे रिमूव हो जाता है। ऑप्शन सी इट गेव अवे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देता है। ऑप्शन 4 पे आता है इट गेव अवे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आता है जी हमारे पास सी, इट गेव अवे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें तब चार्ज आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर सर्किट में भी AC या DC। कहते हैं एक सर्किट है AC या DC है, वन फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन reducing the magnitude of the current। तो कहता है कि कोई भी सर्किट है AC हो या DC हो, उसमें से एक अफेक्ट आता है जो करंट की वैल्यू को कम करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो वो कौन सा सर्किट होता है। नंबर 1 पे कहते हैं रिएक्टर सर्किट होता है, नंबर B पे कहते हैं कैपेसिटर, नंबर C पे इंडक्टर, नंबर D पे रेजिस्टर सर्किट होता है। मैं आपको ये बता दूं कैपेसिटर और इंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर की सिंबल ये है और इंडक्टर की ये सिंबल है। ये जो सर्किट होते हैं ये दोनों पावर को क्या करते हैं, ये के पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये सेव करते हैं। जैसे कैपेसिटर है ये मतलब पावर चार्ज करता है अपने अंदर पावर को, ठीक हो गया। ये डिसिपेट नहीं करते, मतलब ज़ाया नहीं करते पावर को। और
वाई रेजिस्टर है जो डिसिपेट करता है पावर को, ठीक हो गया, रेजिस्टर डिसिपेट करता है। तो इसका ऑप्शन होगा जी डी करेक्ट होगा, ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव, बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत मुश्किल होगा रिमूव करना, किसको रिमूव करना। ऑप्शन है ऑन एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, ऑर्बिट से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, पहले इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से रिमूव करना मुश्किल होगा। या ऑप्शन सी पे सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, या सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से रिमूव करना मुश्किल होगा, या थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, या थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मुश्किल होगा रिमूव करने। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा पास एक एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके पैर जो है ना ऐसे, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो किस में से, अभी फॉर एग्जांपल ये थर्ड ऑर्बिट है, तो ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। तो इसको जो थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है, इसके बदले ये फर्स्ट ऑर्बिट से, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होता है, जिसकी वजह से इस पे माइनस चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको यहाँ से ऑर्बिट से निकालना मुश्किल होता है इस एटम के मुकाबले में। ये तो इससे दूर होता है, न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ईज़िली थोड़ा सा इसको टेम्परेचर मिले तो ये ऑर्बिट से निकल जाता है। लेकिन ये वाला एटम जो होता है, इसको इलेक्ट्रॉन इसको मतलब इससे निकालने न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, इस वजह से इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड ऑर्बिट। ये जो तीसरा ऑर्बिट होता है इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ठीक हो गया। अगला, व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट ऑफ द टोटल करंट विल, कहते हैं कि किसी पैरेलल सर्किट में वन लेग, एक टांग जो होता है वो ओपन होने की वजह से क्या होता है, वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट द टोटल करंट विल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए पे रिड्यूस लिखा हुआ है, करंट रिड्यूस होगी, ऑप्शन बी पे करंट बढ़ेगी, ऑप्शन सी पे करंट डिक्रीज होगी, ऑप्शन डी पे करंट ज़ीरो होगी, मतलब बिकम ज़ीरो। तो इसका मकसद है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पैरेलल सर्किट है, इसमें तीन वो लगे हुए हैं, ठीक है, तीन रजिस्टर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं इस एक को हम रिमूव करते हैं तो करंट फॉर एग्जांपल पहले थी 20 एम्पेयर थी तीनों में, जब एक को हम रिमूव करेंगे तो फिर क्या होगा, करंट कम होगी, करंट बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन सी पे कहता है करंट डिक्रीज होगी, मतलब कम होगी। जब आपने एक रजिस्टर रिमूव कर दिया तो करंट क्या होगी, कम होगी। अगला क्वेश्चन, इन अ लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इन अ लैम्प लोड। तो ऑप्शन ए पे इंक्रीज, ऑप्शन बी पे डिक्रीज, ऑप्शन सी पे रिमेन सेम। तो इसका मकसद, कहने का मकसद है कि हमारे पास लैंप लोड है, ठीक है, तो एक लैंप का हमने स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले दो लैंप ऑन थे, हमने स्विच ऑन किया तो तीसरा लैंप भी ऑन हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बल्ब, ये लैंप वन है, ये पैरेलल में लगा है, ये दूसरा लैंप है, ठीक है, ये तीसरा लैंप है। पहले ये लैंप बंद था, इसका हमने जो स्विच ऑन किया ना, इसका तीसरे लैंप का, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इसका जब हमने स्विच ऑन किया तो ये तीसरा लैंप आ गया। तो यहाँ पे ऐसे है कि पैरेलल में क्या होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। तो रेजिस्टेंस जब कम होगी तो करंट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक हो गया। मतलब
आई इज इक्वल टू, आपने देखा होगा वी ओवर आर, वी ओवर आर, ठीक है। जब आपने पैरेलल में जब तीसरा लैंप ऑन किया, ये वाला लैंप जब हमने ऑन किया तो रेजिस्टेंस मजीद, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो पैरेलल में कैसा था, रेजिस्टेंस मजीद बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो करंट, रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट बढ़ेगी, ठीक हो गया। इसमें ऑप्शन बी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में है ना, पैरेलल में R1 प्लस R2, पहले 2R थे, जब हमने तीसरा R जब लगाया, R3 हमने लगाया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस पहले 20 ओम थी, तो तीसरा R लगाने से हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, और कम होगी, 18 ओम रहेगी, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है। जो हम रेजिस्टर बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और करंट इंक्रीज होगी, ये याद रखना है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कहते हैं 2 लैंप्स है हमारे पास, एक 100 वाट का लैंप है और दूसरा 40 वाट, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहते हैं 2 लैंप है यहाँ पे हमारे पास, लैंप 1 है और ये लैंप 2 है, ये सीरीज़ में लगे हैं, एक 100 वाट का है और एक 40 वाट का है, 2 लैंप इस तरह सीरीज़ में लगे हैं, ठीक हो गया। तो इसके 230 वोल्ट की सप्लाई हमने दी हुई है, तो कहता है कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। कहता है 100 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइट, कहता है जो ए ऑप्शन है 100 वाट लैंप जो है ना ज़्यादा, मतलब उसकी रोशनी ज़्यादा होगी, या 40 वाट बी पे 40 वाट लैंप की रोशनी ज़्यादा होगी, या दोनों लैंप जो है ना वो बराबर रोशनी देंगे, या ऑप्शन डी पे 40 वाट लैंप विल फ्यूज़, या 40 वाट का बल्ब जो होगा वो फ्यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन एक में इसमें आपको बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला होता है P = V²/R, ठीक हो गया। जिस लैंप की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे 100 वाट बल्ब है, इसकी पावर ज़्यादा है, 40 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी, इस मतलब 100 वाट बल्ब की पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए 40 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया जी, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक हो गया जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस को ज़रूर देखो और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।